कल्पना करिए कि आप एक बड़े घर में रहते हैं जहां 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। दादाजी घर के मुखिया हैं, पापा अपने कमरे के मालिक हैं और आप अपने कमरे में अपने फैसले लेते हैं। हर किसी के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अधिकार हैं, लेकिन सभी मिलकर एक ही घर चलाते हैं। यही है फेडरलिज्म की असली तस्वीर। आज हम समझेंगे कि कैसे भारत जैसा विशाल देश इसी तरह से चलता है, जहां पावर को अलग अलग लेवल्स में बांटा गया है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को अलग अलग लेवल्स में या अलग अलग टीयर्स में बांटा जाता है। सोचिए, अगर दिल्ली से बैठकर कोई व्यक्ति केरल के एक छोटे गांव की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करे, तो क्या होगा? वो लोकल प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए भारत में 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है: सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी देखती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के एजुकेशन और हेल्थ को हैंडल करती है और लोकल गवर्नमेंट सड़कों और पानी की व्यवस्था करती है। अब सवाल यह है कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में क्या अंतर है। यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर एक ही जगह होती है, जैसे कि फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम में। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में पावर शेयर होती है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश फेडरल हैं। भारत भी एक फेडरल कंट्री है, लेकिन यहाँ की फेडरलिज्म थोड़ी अलग है। हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब पहले एक बड़ा देश था, फिर उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं जो बताती हैं कि कौन सा काम कौन करेगा। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, जैसे डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है, जैसे पुलिस और एग्रीकल्चर। और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर दोनों काम कर सकती हैं, जैसे एजुकेशन और मैरिज लॉज। ये सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इसे चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और कम से कम आधी स्टेट लेजिस्लेचर्स की अप्रूवल भी चाहिए। दोस्तों, भारत की फेडरलिज्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला है आर्टिकल 371 के तहत। नागालैंड, असम, मणिपुर जैसे स्टेट्स में इंडिजिनस पीपल के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजन है। ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल और अकोमोडेटिंग है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल में फेडरलिज्म कैसे वर्क करती है भारत में। सबसे पहले तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ 1956 में। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया। आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था जो तेलुगु स्पीकर्स के लिए बना। इससे रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिली और लोगों को लगा कि उनकी भाषा और कल्चर सेफ है। लैंग्वेज पॉलिसी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 1965 में एक इंसिडेंट हुआ था जब तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए थे इंग्लिश हटाने के अगेंस्ट। तब डिसाइड किया गया कि इंग्लिश भी कंटिन्यू रहेगी। ये डिसीजन बहुत वाइज था क्योंकि इससे सभी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट मिली। सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी बड़ा बदलाव आया है। 1990s में कोलिशन गवर्नमेंट्स का एरा शुरू हुआ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करना पड़ता था क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ी और फेडरलिज्म स्ट्रांग हुई। स्टेट्स को लगने लगा कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। सबसे एक्साइटिंग पार्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। जब पावर को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट्स को दिया जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसने लोकल गवर्नमेंट्स को रियल पावर दी। अब हर 5 साल में लोकल इलेक्शंस होना जरूरी है। शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और विमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। विमेन के लिए तो 1/3 सीट्स रिजर्व्ड हैं। रूरल एरियाज में पंचायती राज सिस्टम है जिसमें 3 लेवल्स हैं। सबसे नीचे ग्राम पंचायत है जो विलेज लेवल पर काम करती है, फिर पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल है और सबसे ऊपर जिला पंचायत है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करती है। अर्बन एरियाज में भी सिमिलर सिस्टम है, वार्ड कमिटीज, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के रूप में। ये डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए जरूरी था क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लोकल लेवल पर ही मिल सकता है। अगर किसी गांव में हैंडपंप खराब है तो उसे ठीक करने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, ग्राम पंचायत ही इसे हैंडल कर सकती है। इससे डेमोक्रेसी और भी स्ट्रांग हो गई है क्योंकि अब कॉमन पीपल भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज भारत की फेडरलिज्म दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। इतनी डाइवर्सिटी के साथ, इतनी लैंग्वेजेस के साथ, इतने डिफरेंट कल्चर्स के साथ एक कंट्री को सक्सेसफुली रन करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पावर शेयरिंग के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, बल्कि एक लिविंग रियलिटी है। फेडरल सिस्टम ने हमें सिखाया है कि कॉपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ कैसे एक स्ट्रांग नेशन बनाया जा सकता है। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब करें।